ईरान और इजराइल फिर आमने सामने हैं। इस लड़ाई में अमेरिका बार बार क्यों कूद रहा है? क्या अमेरिका को तेल की भूख है या ताकत की प्यास? इधर ब्रिटेन ने ईरान में अपनी पैंठ बनाई, मिस्र को अपने कब्जे में लिया और अरब प्रायद्वीप के वो तटीय हिस्से कब्जा लिए जो इंडिया से उसका सीधा सीधा रास्ता बनाते थे। लेकिन असल लड़ाई मैदान में नहीं, पर्दे के पीछे, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। और ये टकराव इतना करीब था जितना शायद कोल्ड वॉर के किसी और मोड़ पर नहीं आया था। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। दौर था 2006 का। ईरान का साथी हिजबुल्लाह इजराइल से लड़कर राजनीतिक फतह हासिल कर चुका था। एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसे नए मिडिल ईस्ट का जन्म कहा जा रहा था। दूसरी ओर 9/11 हमले के बाद से जिस अलकायदा को अमेरिका ने मिटाने का वादा किया था वो और ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वो एक जमीनी लड़ाकू सेना बन चुका था जो अमेरिकी सैनिकों से सीधी जंग लड़ रहा था। और फिर आया था अबू गरीब जेल का किस्सा, जहां अमेरिकी सेना ने इराकी कैदियों पर अमानवीय जुर्म ढाए, यातनाएं दी और भयानक टॉर्चर दिया। उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल रही थीं, जिन्हें देखकर मिडिल ईस्ट के हर दिल में नफरत के शोले भड़क रहे थे। यानी मिडिल ईस्ट अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा था। 2001 के बाद के दौर में अमेरिका की इराक के पूरे क्षेत्र में मौजूदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब अमेरिका हर छोटे बड़े राजनीतिक और सुरक्षा फैसले का सीधा हिस्सा बन गया था। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की खुफिया एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। इस जंग का एक दूसरा मोर्चा भी था, एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका ने सरकारों और समाज के सबसे निजी हिस्सों को भी बदल दिया। लोगों की धार्मिक मान्यताएं, स्कूलों का सिलेबस और टीवी चैनलों का कंटेंट या अखबारों की भाषा, हर जगह अमेरिका कट्टरता के इलाज के नाम पर बदलाव करता रहा। इसी सोच से जन्म हुआ एक एजेंडे का और नाम था फ्रीडम एजेंडा। दावा किया गया कि डेमोक्रेसी ही आतंकवाद की दवा है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में चुनाव कराने की मांग करता है। सिविल सोसाइटीज और जितने भी विरोधी राजनीतिक आंदोलन वहां चल रहे थे उनको समर्थन देता है। लेकिन जब मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड या फिलिस्तीन में हमास जैसे विपक्षी संगठन चुनाव जीतने लगे, यानी अमेरिका के अपने लोग हारने लगे, तो अमेरिका ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। लोकतंत्र की बात तो की, लेकिन जब नतीजे मनपसंद नहीं आए तो वहीं लोकतंत्र उसको बोझ लगने लगा। इसी दोहरेपन से पूरा मिडिल ईस्ट समझ गया कि अमेरिका ढोंग और पाखंड का सिंबल है। जनरल डेविड पेट्रियस ने 2006 से 2008 के बीच इराक में सर्ज कर दिया, यानी कि फौजी संख्या में अचानक इजाफा कर दिया। मकसद था हालात को कुछ वक्त के लिए संभाल लिया जाए ताकि अमेरिका धीरे धीरे बाहर निकल सके। लेकिन तब तक इराक की जंग की लागत, वहां हुए नरसंहार और सैन्य असफलताएं अमेरिका को थका चुकी थीं। जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तब उनकी मुहिम का एक बड़ा वादा ये भी था कि इराक से सेना की वापसी होगी। और जब वो सत्ता में आए तो बहुत सोच समझकर इस वादे को निभाने की दिशा में बढ़े। इसी के साथ धीरे धीरे अमेरिका की फ्रीडम एजेंडा यानी लोकतंत्र फैलाने की नीति और भी चमक खोने लगी। जो सत्ताधारी तानाशाह अमेरिका के पक्ष में थे वो फिर से मजबूत होने लगे। अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति लाने की कोशिशें भी लगभग छोड़ दी। एक ओर इजरायली बस्तियां तेजी से बढ़ रही थीं तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी राजनीति टूटने लगी थी। बराक ओबामा की सरकार ने इराक से धीरे धीरे फौजें वापस बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार के लिए मिडिल ईस्ट की असली परीक्षा 2011 में तब शुरू हुई जब अरब देशों में एक के बाद एक बगावतें फूट पड़ी। तुनिशिया के एक छोटे से शहर में शुरू हुआ विरोध इतना तेज फैल गया कि देश के लंबे समय से राष्ट्रपति जीन अल आबिदीन बिन अली को भागना पड़ गया। अल जजीरा जैसे चैनल और सोशल मीडिया ने इस क्रांति की आग को पूरे अरब दुनिया में फैला दिया। फिर आया मिस्र, जहां 25 जनवरी को सड़कों पर उतरे लोग मात्र 18 दिन में ही राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटा बैठे। इसके बाद तो जैसे हर शहर में ज्वालामुखी फट पड़ा। मोरक्को से लेकर यमन तक हर जगह जनता सड़कों पर थी।
सिर्फ वही मुल्क बचे जहां या तो बहुत ज्यादा दौलत थी, जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरब, या जहां लोग हाल की हिंसा से अभी उबरे भी नहीं थे, जैसे अल्जीरिया और इराक। एक के बाद एक 12 से ज्यादा देशों में बगावतें उठने लगीं तो ये साबित हो गया कि ये आंदोलन सिर्फ घरेलू नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह है। और उस क्षेत्रीय व्यवस्था का कड़वा सच ये था कि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा संरक्षक था। 2011 की क्रांति का माहौल अमेरिका की मर्जी के खिलाफ चल रहा था। मिस्र में चुनाव जीतकर इस्लामी नेता मोहम्मद मोरसी सत्ता में आ चुके थे, तो यूएई और सऊदी अरब ने सीधे सेना का साथ दे दिया। बहरीन में सरकार के विरोध में उठी आवाज़ों को कुचलने के लिए सऊदी और अमीराती फौजें उतार दी गईं। वहां सरकार ने सीधे शिया मुसलमानों का दमन शुरू कर दिया और खाड़ी देशों ने उसमें पूरा साथ दिया। लीबिया और सीरिया जैसे देशों में भी यही खाड़ी देश आगे बढ़कर हस्तक्षेप करने लगे। कहीं उन्होंने बगावतों को हथियार दिए तो कहीं सरकार को गिराने की मुहिम छेड़ दी। कुछ जगहों पर जैसे यमन में अमेरिका और सऊदी अरब ने साथ मिलकर राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटाने की योजना पर काम किया। लेकिन कई अहम मामलों में, खासकर मिस्र में, यूएई और सऊदी अरब ने खुलकर अमेरिका की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या अब अमेरिका की लीडरशिप वाकई बची थी? 2011 की क्रांति के बाद जिस आग ने पूरे अरब जगत को जला दिया था, वहीं से एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। अब पर्दे के पीछे के देश और खुल करके मोर्चा संभाल रहे थे। यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, हर कोई अब अपने अपने असर और दबदबे के लिए जंग लड़ने लगा और इस पूरे संघर्ष में अमेरिका धीरे धीरे बैकफुट पर चलता गया। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्यों अमेरिका के अपने ही सहयोगी उसकी बात मानने से इनकार करने लगे। दरअसल दशकों तक अमेरिका और अरब देशों की दोस्ती एक सौदे पर टिकी थी। हम तुम्हारी सत्ता बचाएंगे, तुम हमारे हितों की हिफाजत करना। ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी देशों से ही नहीं थी, बल्कि अंदर से उठने वाली बगावतों और गृह युद्धों से भी थी। मगर जब 2011 में मिस्र और ट्यूनीशिया में अमेरिका ने लोकतंत्र के समर्थन में आवाज़ बुलंद की, तो बाकी तानाशाह सहम गए, डर गए। उन्हें लगा कि कल को अगर उनके खिलाफ भी जनता उठ खड़ी हुई तो क्या अमेरिका भी उन्हें अकेला छोड़ देगा। इस डर ने भरोसे की नींव को हिला दिया। फिर जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो वो डर और भी गहरा हो गया। और जब ओबामा सरकार ने ईरान के साथ गुपचुप तरीके से परमाणु समझौते की बातचीत शुरू की, तो खाड़ी देशों को यह साफ साफ संदेश मिला कि अब अमेरिका उन्हें प्राथमिकता नहीं दे रहा। अमेरिका ने चाहे जितनी भी सफाई दी हो, यकीन दिलाने की कोशिश की हो कि वो अब भी अपने दोस्तों के साथ है, मगर इलाके की हकीकत और कुछ ही थी। अब हर देश खुद को बचाने और दूसरों को मात देने में लग चुका था और इस होड़ ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बटे हुए, डरे हुए, टकराते हुए मैदान में बदल दिया, जहां हर दोस्त अब संभावित दुश्मन बन चुका था। अरब क्रांति की शुरुआत में नाटो की सेना की दखल के बाद लीबिया एक ऐसा मोर्चा था जहां खाड़ी देशों और अमेरिका के मतभेद कुछ समय के लिए थम गए थे। ये उस दौर की बड़ी कूटनीतिक सफलता थी कि नाटो ने दखल दिया है, क्योंकि अमेरिका और खाड़ी देश दोनों ही कर्नल मोअम्मर गद्दाफी से नफरत करते थे। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, ये साफ हो गया कि दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। अमेरिका की चिंता थी कि बेंगाजी में विपक्षी लोगों का जनसंहार हो सकता है और वो नहीं चाहता था कि कोई तानाशाह अपने ही लोगों को कुचलकर सत्ता में बना रहे। गद्दाफी के खिलाफ अरब देशों का समर्थन और बेंगाजी में मानवीय संकट की आहट मिलकर एक बड़ी सैन्य गठबंधन को जन्म दे देती है, जो खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ी थी। लेकिन इस युद्ध में भी अमेरिका ने एक साफ संकेत दिया, हम पीछे से नेतृत्व करेंगे, यानी तकनीकी मदद और हवाई हमले तो देंगे, लेकिन जमीन पर अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। गद्दाफी गिरा दिया गया, एक कमजोर लोकतंत्र बना, मगर जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी राजदूत क्रिस्टोफर स्टीवंस की हत्या कर दी गई और गृह युद्ध का जन्म हो गया। ये घटनाएं अमेरिका के लिए एक चेतावनी थी। ओबामा ने अपनी आत्मकथा में इस हस्तक्षेप को अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति की गलती बताया है और यही पछतावा आगे चलकर सीरिया में उनकी नीति पर भारी भी पड़ा। लेकिन अगर आप उस वक्त लीबिया में हालात खराब मानकर चल रहे हैं, तो सीरिया तो उस वक्त सीधे नर्क का दरवाजा बन चुका था। सीरिया में कुछ बच्चों को पुलिस ने क्रूरता से पीटा क्योंकि उन्होंने दीवार पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे।
अमेरिका ने एक संतुलित रणनीति अपनाई, प्रदर्शनकारियों से हमदर्दी भी जताई और खुले हस्तक्षेप से दूरी भी बनाई रखी। और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे खूनी त्रासदियों में से एक में बदल गया। 2011 के आखिर तक कूटनीति की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। सीरिया में हिंसा अपने चरम पर पहुंच रही थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी सैन्य हस्तक्षेप के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनकी सोच पर इराक पर हुए अमेरिकी हमले और उसके बाद के तबाही भरे कब्जे की गहरी छाप थी, वे जानते थे कि एक बार कदम बढ़ा तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अमेरिका के सामने दो रास्ते थे, या तो कुछ न किया जाए या फिर किसी और के जरिए कार्रवाई करवाई जाए। इसलिए ओबामा प्रशासन ने एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की। सीरियाई विपक्ष को गुपचुप ढंग से कुछ मदद दी जाए, लेकिन सीधे जंग में शामिल न हुआ जाए। तो सीरिया को जंग में धकेल दिया। कतर, तुर्की और सऊदी अरब, ये तीनों देश सीरिया की जंग में सबसे बड़े दावेदार बनकर कूद पड़े। इन देशों के बीच आपसी सहयोग नहीं बल्कि प्रतियोगिता थी। हर देश चाहता था कि उसका समर्थन प्राप्त गुट सत्ता में आ जाए ताकि भविष्य के सीरिया में उनकी चल सके। इसके कारण एक यूनानिमस रणनीति कभी बन ही नहीं पाई। इसी के साथ खाड़ी देशों से बिना किसी निगरानी के भारी मात्रा में पैसा सीरिया के छोटे छोटे गुटों तक पहुंचाने जाने लगा। इस धन का बड़ा हिस्सा इस्लामी संस्थाओं और धर्मगुरुओं के माध्यम से कट्टरपंथी और रूढ़िवादी गुटों को मिलने लगा। और फिर जो होना था वही हुआ। सीरिया की क्रांति बिखर गई, गुटों में बट गई और धीरे धीरे जंग ने अपना असली विनाशकारी रूप ले लिया। 2012 तक सीरिया की धरती तबाही की मिसाल बन चुकी थी। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। सीरियाई हुकूमत और बगावती गुटों दोनों ने ऐसा कहर बरपाया कि तबाही को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब विद्रोही दमिश्क की तरफ बढ़ने लगे, लेबनान का शिया संगठन हिजबुल्लाह असद के समर्थन में मैदान में उतर आया। इसके साथ ही ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGS और कई दूसरे शिया लड़ाके भी इस जंग में कूद पड़े। अब ये जंग सिर्फ सीरिया की नहीं रही थी, पूरी दुनिया की हो चली थी। इसी बिखरे युद्ध क्षेत्र में इराक में अल-कायदा नाम की एक पुरानी ताकत ने खुद को नया नाम दिया, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ISIS। ये संगठन सरहदें लांघता चला गया, इराक से सीरिया और फिर दोनों देशों में कब्जा करता चला गया। जब 2013 की शुरुआत में आइसिस ने दूसरे विद्रोही गुटों के खिलाफ हथियार उठा लिए तो पूरा विरोधी मोर्चा बिखर गया। इन जिहादी गुटों की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को और भी सतर्क कर दिया। उसे डर था कि अगर उन्नत हथियार विद्रोहियों को दिए गए तो ये जिहादी गुटों के हाथ लग सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अन्य सहयोगियों को इस खतरे की कोई खास परवाह थी नहीं। इसी दरमियान एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दमिश्क के पूर्वी घोटा इलाके में असद सरकार ने बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया। ये वो रेड लाइन थी जिसे ओबामा पहले ही चेतावनी के तौर पर घोषित कर चुके थे। सितंबर 2013 में 3 साल तक टकराव से बच के बचाते अब अमेरिका सेना तैयार करने में लग गया। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। यूरोप और मिडिल ईस्ट के अमेरिका समर्थक देश ये समझ बैठे कि अब वाकई रिजीम चेंज यानी असद सरकार का अंत आने वाला है। लेकिन तभी एक झटका लगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन युद्ध के समर्थन में संसद का विश्वास मत हार गए। अमेरिका में भी ओबामा को रिपब्लिकन विरोध और डेमोक्रेटिक शांति समर्थकों के बीच कांग्रेस को मनाना मुश्किल हो गया। ओबामा खुद भी उलझन में थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर एक बार बम गिरा दिया तो फिर अगला कदम इराक जैसा जंग का दलदल हो सकता है। उसी वक्त रूस एक प्रस्ताव लेकर आया कि सीरिया अपने केमिकल वेपन्स अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर देगा। ओबामा ने इसी ऑफ रैंप को चुन लिया। उन्होंने दावा किया कि युद्ध की धमकी ने असद को झुकने पर मजबूर किया। ये एक कूटनीतिक जीत मानी गई। लेकिन मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों ने इस कदम को अमेरिका की कमजोरी समझा। उन्हें अब साफ लगने लगा था कि अमेरिका अब वादे निभाने वाला देश नहीं रहा। यह विडंबना ही थी कि ठीक 1 साल के अंदर अमेरिका फिर से सीरिया में सेना के साथ हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो गया। लेकिन इस बार निशाना असद नहीं बल्कि आइसिस था। आगे के भाग में जानेंगे उन वजहों को जिन्होंने ओबामा को आइसिस के खिलाफ युद्ध छेड़ने को मजबूर किया, युद्ध किन किन रास्तों से होकर अपने अंजाम तक पहुंचा और कैसे अमेरिका जो गुप्त तरीके से ईरान के परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा था, वो अमेरिका आज इसके खिलाफ हो चला है और कैसे आज ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। शुक्रिया।